हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे अध्याय 5 बल एवं गति के नियम। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने गति के बारे में पढ़ा था, लेकिन इस अध्याय में हम बल और गति दोनों के बारे में ही पढ़ेंगे। आपने दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सारी वस्तुओं को देखे होंगे जो गतिशील भी होते हैं और स्थिर भी रहते हैं। यानी स्थिर वस्तुओं को भी आप देखे होंगे और कई गतिशील वस्तु भी है उसको भी आप देखे होंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेना चाहूंगी, साइकिल को ले लेती हूँ। साइकिल की बात करते हैं तो साइकिल अगर एक जगह खड़ा हुआ है तो वो क्या है, स्थिर अवस्था में है। लेकिन जैसे ही उसे कोई व्यक्ति चलाता है या उसमें पैडल मारता है तो क्या होता है, वो साइकिल क्या होती है, गति अवस्था में बदल जाती है, यानी गतिशील हो जाती है वो पैडल मारने से साइकिल को। ठीक है, कुछ देर बाद फिर अगर हम पैडल मारना बंद कर देंगे, कहीं रुक जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। फिर से उसको गतिशील करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फिर से साइकिल पर पैडल मारना पड़ता है, जिससे वो साइकिल क्या हो जाता है, गतिशील हो जाता है। तो इस प्रकार से ये स्थिर भी है और उसको हम पैडल मारकर चला रहे हैं साइकिल को, तो वो गतिशील में भी परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार हम देखेंगे कि गेंद भी है, तो गेंद को गति अवस्था में लाने के लिए हम उस पर क्या करते हैं, धक्का देते हैं, धकेलते हैं या फिर ऊपर की ओर फेंकते हैं अगर हमें गेंद को उछालना है तो इस तरीके से देखेंगे तो उसकी जो गतिशील अवस्था, अगर एक बार हम गेंद को धक्का देंगे तो वो क्या हमेशा गतिशील रहेगा, क्या नहीं रहेगा। कुछ देर बाद वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ऐसा किन कारणों से होता है और ये क्यों होता है, इसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो हम देखें, एक उदाहरण साइकिल का देखें और एक किसका देखें, गेंद की बात किए। तो जब तक, तो इन दोनों उदाहरणों से यह पता चलता है कि जब तक मतलब कोई वस्तु पर हम बाह्य बल यानी बाह्य कारक नहीं लगाते तब तक वो वस्तु क्या होता है, ना तो गतिशील रहता है और ना ही क्या होता है, वो गतिशील में परिवर्तित नहीं होता है। किसी वस्तु की बात कर रहे हैं हम, यानी जब तक हम उस पर बल नहीं लगाएंगे तब तक वो क्या करेगा, कार्य नहीं करेगा, यानी गति अवस्था में वो नहीं जाएगा। तो इस पर क्या होता है, कोई भी जो वस्तु है उसकी स्थिति अगर विराम है या फिर स्थिर अवस्था में है या फिर वो गतिशील है तो उसमें क्या लग रहा है, बाह्य कारक लग रहा है, जो कि बाह्य कारक के रूप में बल लगा रहे हैं। जैसे मैंने साइकिल को उदाहरण दिया, तो साइकिल को जब तक हम स्थिर रहेगा और जब तक हम उसमें पैडल नहीं लगाएंगे यानी उसमें बल अपना लगाएंगे नहीं, तब तक पैडल मारने के लिए हम क्या करते हैं, अपने पैरों से उसको बल लगाते हैं, तभी वो क्या होता है, आगे बढ़। इस प्रकार किसी वस्तु को गति और विराम अवस्था में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, स्थिर व गति अवस्था में परिवर्तन के लिए उसमें बाह्य कारक की आवश्यकता पड़ती है, यानी बल लगाने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा कि दो उदाहरणों को ले लिए। अब एक वैज्ञानिक है गैलीलियो, इन्होंने क्या कहा उसके बारे में जानते हैं। तो कोई मान लो जब कोई वस्तु है यानी क्षैतिज तल पर वो गति कर रही है, मतलब उस पर और कोई बाह्य बल अगर उस पर अवरोध उत्पन्न नहीं कर रहा है तो वो क्या होगा, नियत वेग से वो कंटिन्यू क्या होगा, लगातार वो गति करती रहेगी। यानी क्षैतिज तल पर कोई वस्तु गति कर रही है तो उस पर जब तक कोई बाह्य बल या बाह्य कारक उसमें अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा तब तक वो क्या होगी, नियत वेग से गति करती रहेगी। इसी प्रकार जब कोई वस्तु स्थिर है तो उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा तब तक क्या होगा, वह वस्तु गतिशील अवस्था में नहीं होगी, यानी वो स्थिर ही रहेगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि वस्तु की जो अपनी स्थिति होती है, गति या फिर क्या है, स्थिर की जो अवस्था होती है या विराम की स्थिति तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर बाह्य बल कोई कार्य या बाह्य कारक कोई कार्य नहीं करता, तब तक वो वैसी की वैसी ही बनी रहती है। ऐसा किसका है, गैलीलियो का कहना है। यह क्या कहलाता है, आपका जड़त्व कहलाता है। जड़त्व की परिभाषा एक बार और देख लीजिए कि जड़त्व किसे कहते हैं। तो जड़त्व किसे कहेंगे, वस्तु का वह गुण जिसमें वह अपनी वर्तमान अवस्था को न बदलती है और ना ही बदलना चाहती है, तो यह क्या कहलाएगा, जड़त्व कहलाएगा। ऐसे दैनिक जीवन में और भी बहुत से उदाहरण हैं जो क्या होते हैं, जिसके जड़त्व के कारण ही होते हैं। जैसे हम क्या करते हैं,
मान लो हम गाड़ी में बैठे हैं, कार की बात कर ले या फिर बस की बात करते हैं, तो अचानक ब्रेक लगने पर क्या हो जाता है, हमारा शरीर आगे की ओर झुक जाता है। जैसे ही अचानक गाड़ी पर ब्रेक लगाया जाता है तो हम बैठे रहते हैं, तो हमारा शरीर सामने की ओर झुक जाता है, बॉडी। तो ऐसा किस कारण से होता है, जड़त्व के कारण से होता है। जब क्या होता है, कार हो या बस हो, जब गाड़ी चलते रहती है, जो भी वाहन है वो चलते रहते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी क्या होती है, गतिशील अवस्था में रहती है। किसके साथ, वाहन के साथ ही हमारी बॉडी भी गतिशील रहती है। लेकिन जैसे ही ब्रेक लगाया जाता है तो हमारा जो बैठे रहते हैं, यानी सीट के निचले हिस्से में जो हम बैठते हैं, तो वो क्या होता है, हमारे शरीर का जो निचला हिस्सा है वो बहुत जल्दी ही स्थिर अवस्था में आ जाता है। लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है वो क्या होता है, गति रहता है, गतिशील होता है, जिसके कारण ब्रेक लगाने पर क्या होता है, सामने की ओर हमारा जो शरीर है, बॉडी है, वो क्या हो जाता है, झुक जाता है। ये किसके कारण होता है, जड़त्व के कारण ही होता है। तो ये है आपके जड़त्व के बारे में। आगे देखते हैं जड़त्व एवं तथा द्रव्यमान के बारे में। किसके बारे में, जड़त्व तथा द्रव्यमान। अब हम देखेंगे जड़त्व तथा द्रव्यमान के बारे में। तो देखेंगे कि प्रत्येक वस्तु क्या होती है, अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, चाहे वो गतिशील अवस्था में हो या फिर वो विराम की अवस्था में हो। वो अपनी मूल अवस्था में रहना चाहती, मतलब वो अपने अवस्था को बदलना नहीं चाहता, यानी उसमें विरोध उत्पन्न करता है। तो वस्तुओं की यह जो प्रकृति है वो क्या होती है, जड़त्व कहलाती है। तो जड़त्व को हम और एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे। उसके लिए हमें दो बोतलों की आवश्यकता। जड़त्व को हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे, तो उसके लिए हमें क्या होता है, दो बोतलों की आवश्यकता होगी। यानी दो बोतल लेंगे, उसको नामांकित कर देंगे क और ख, इस तरीके से। मतलब दो बोतल लेंगे और उस बोतल को हम नामांकित कर देंगे क और ख। उसमें से एक बोतल में क्या कर लेंगे, पानी भर लेंगे। अब एक बोतल क्या है, हमारे पास खाली है, और दूसरा जो बोतल है उसमें क्या हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब दोनों को हम हाथ से मार कर गिराएंगे तो क्या होगा, जो हमारा खाली बोतल है वो क्या होगा, आसानी से गिर जाएगा भरे हुए बोतल की अपेक्षा में। तो इस तरीके से देखेंगे। उसी प्रकार जब हम ले लेते हैं एक और उदाहरण, जैसे बुक से भरा हुआ बॉक्स और एक खाली बॉक्स। मान लो जो हमारे पास इतना बड़ा जो बॉक्स है वो क्या हुआ है, बुक से भरा हुआ है, और उतना ही बड़ा दूसरा जो बॉक्स है वो खाली है। तो हम देखेंगे कि जो बुक से भरा हुआ बॉक्स है उसे हटाने में हमें क्या होगा, अधिक बल लगेंगे। लेकिन जो हमारा खाली बॉक्स है उसको हटाने में क्या लगेगा, कम बल लगेगा। उसी प्रकार हम और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति जो साइकिल चला रहा है, अकेला बैठा है, वो अपने साइकिल को क्या होता है, ब्रेक मारकर आसानी से रोक सकता है। लेकिन क्या होगा, अगर एक और साइकिल है उसमें दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो वो क्या होगा, वो गतिशील अवस्था में है, तो वो ब्रेक मारेगा तो क्या होगा, दो व्यक्तियों से क्या है, दो व्यक्ति हैं इसलिए वो क्या होगा, थोड़ी सी देर में रुकेगा जो साइकिल है, एक व्यक्ति की अपेक्षा। यानी कोई व्यक्ति अकेले साइकिल को बैठकर चला रहा है और वो ब्रेक लगाता है तो वो जल्दी से रुक जाएगा। लेकिन उसकी अपेक्षा अगर कोई दो व्यक्ति ही साइकिल में बैठा है और वो ब्रेक लगाकर रोकेगा तो उसको क्या होगा, उसको टाइम लगेगा, यानी अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो खाली बोतल था उसको गिराने में हमें कम बल की आवश्यकता लग रही है, मतलब भारी बोतल में अधिक बल की आवश्यकता होगी। और वैसे ही हमने साइकिल का जो उदाहरण लिया है तो उसमें एक व्यक्ति में क्या लगेगा, कम, ब्रेक लगाने में वो जल्दी ही रुक जाएगा। लेकिन दो व्यक्तियों से बैठा, अगर दो व्यक्ति एक साइकिल में बैठे हैं तो क्या होता है, वो ब्रेक लगाता है तो वो थोड़ी देर में ही रुकता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि क्या होगा, इसका मतलब यह होगा कि भारी वस्तुओं का ज्यादा जड़त्व होता है। भारी वस्तुओं का जो जड़त्व होता है वो बहुत अधिक होता है, और जड़त्व वह प्रकृति है जिसके कारण क्या होता है, वस्तु लगातार गति से विराम अवस्था में क्या होती है, बने रहने का प्रयास करती है। यानी कोई वस्तु जो है वो गतिशील है या फिर स्थिर है तो किसके कारण बनी रहती है, जड़त्व के कारण ही। यानी वस्तुओं की जड़त्व की प्रकृति के कारण ही वो विराम अवस्था में
में या फिर गतिशील अवस्था में अपने आप को बनाए रखने का प्रयास करता है। तो इस तरीके से ये हो गया जड़त्व तथा द्रव्यमान की बात। अब देखेंगे हम संतुलित एवं असंतुलित बल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि संतुलित बल किसे कहते हैं। तो वे बल जो किसी वस्तु पर लगाने पर क्या होती है, उसकी गति में कोई भी परिवर्तन नहीं होती, तो वो क्या कहलाता है, आपका संतुलित बल। और असंतुलित बल किसे कहेंगे, तो वे बल जो किसी वस्तु पर लगाने पर क्या होगी, उसकी गति में परिवर्तन कर दे। यानी किसी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं तो उसकी गति में वो परिवर्तन कर देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, असंतुलित बल कहलाते हैं। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से चित्र के द्वारा हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक गुटका, लकड़ी का गुटका ले लेंगे, जो इस तरीके से, ये आपका मेज है और ये आपका लकड़ी का गुटका है। तो इस तरीके से हम लकड़ी का गुटका लेंगे और यहाँ पर दोनों साइड हुक लगा देंगे और उस हुक में क्या करेंगे, धागे लगा देंगे। इस धागों को हमने नाम दिया है ए और दूसरी तरफ को बी। एक बार और देख लीजिए, हम सबसे पहले एक लकड़ी का गुटका लेंगे, उसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ हुक लगा देंगे और दोनों ही हुकों में हम क्या करेंगे, धागा लगाएंगे और उस धागे को क्या नाम दे देंगे, ए और बी, और इस तरीके से उसको मेज पे रख देंगे। अब हम देखेंगे हमने क्या किया है, धागा लगाने के बाद, इन दोनों तरफ के हुकों में धागा लगाने के बाद इसको मेज में रखा है। अब हम किसको खींचते हैं, इसको खींचते हैं, इस वाले धागे को खींचेंगे, यानी ये पी बल पर कार्य करेगा, यानी इस पर पी बल लगेगा। ये आपका बल है जिसको मैंने पी और क्यू से दर्शाया है। तो हम धागे को एक ही ओर खींचते हैं पी बल लगाकर, तो वो क्या होता है, इस तरफ चले जाएगा। और अगर हम क्यू बल लगाकर इस धागे बी को खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बाईं ओर खिसक जाएगा। अगर मान लो जाए हम एक ही ओर खींच रहे हैं तो वो किस ओर चले जाएंगे, दाईं ओर, और बी को खींच रहे हैं क्यू बल लगाकर तो ये क्या हो जाएगा, आपका बाईं ओर आ जाएगा। अगर हम इन दोनों ही धागों को पकड़कर ऐसे खींचेंगे दोनों तरफ से, तो उस पर क्या लगेगा, समान बल लगेगा। यानी ये क्या होगा, आपका संतुलित बल होगा, यानी इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। एक बार इसको और देख लीजिए, हमें क्या लेना है, लकड़ी का गुटका लेना है, उसके दोनों तरफ हुक लगाकर उसमें धागे लगाने हैं और उसको नामांकित कर देना है ए और बी। अब हम क्या करेंगे, इसको लकड़ी के मेज पर रखकर हम क्या करेंगे, इस वाले ए वाले धागे को अगर खींचते हैं बी बल लगाकर, तो वो क्या होगा, दाहिनी ओर खींचाएगा, यानी इस ओर खींचेंगे तो इस ओर ये खिसक जाएगा गुटका जो है। और अगर हम बी वाले ही धागे को पकड़कर हम क्यू बल पर इसको ऐसे खींचते हैं तो ये क्या होगा, बाईं ओर खिसक जाएगा। लेकिन हम जब दोनों ही धागों को पकड़कर दोनों तरफ से खींचेंगे इन दोनों को, तो ये गुटका है वहीं का वहीं रहेगा, यानी इन पर क्या होगा, समान बल यानी संतुलित बल होंगे, यानी वो अपनी मूल स्थिति में ही रहेगा। गुटका जो है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो ये क्या कहलाएगा, आपका संतुलित बल, यानी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अब यदि दोनों ही बल बराबर नहीं है तो क्या होगा, गुटके पर लगा हुआ बल क्या होगा, नेट बल होगा। यानी दोनों ही बल बराबर नहीं होंगे तो गुटके का जो लगने वाला जो बल है वो क्या होगा, आपका नेट बल होगा। तो यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा कि नेट बल होता क्या है, तो आगे मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर नेट बल होगा तो क्या होगा, P माइनस क्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P बड़ा है क्यू से, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो आप देखोगे कि अगर दोनों ही जो बल है वो बराबर नहीं है तो उस पर जो लगने वस्तु पर जो लगने वाला बल है वो क्या होगा, नेट बल होगा। अब नेट बल किसे कहते हैं, तो नेट बल क्या होगा, किसी वस्तु पर लगने वाले जो जितने भी बल होंगे, यानी कोई वस्तु है जिन पर जितने भी बल लग रहे हैं तो उन सभी बलों का जो परिणामी बल होता है उसे क्या कहते हैं, हम नेट बल कहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नेट बल को समझने के लिए उसकी दिशाओं को जानना पड़ेगा, यानी वस्तु पर जितने भी बल लग रहे हैं उनके बारे में जानकारी होना चाहिए और किसके बारे में, उनकी दिशाओं के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो नेट बल याद करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं,
नेट बल प्राप्त करने के लिए उनकी बलों को क्या करते हैं, जो वस्तु पर लगने वाले बल हैं उसको क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। और जो विपरीत दिशा में होते हैं, यानी जितने भी बल होंगे उनको हम जोड़ेंगे, यानी एक ही दिशा में होंगे। यानी हम जितने भी वस्तु पर वो बल लग रहा है, नेट बल ज्ञात करने के लिए उन बलों को जोड़ेंगे। लेकिन वो क्या होगा, जितने भी बल जोड़ेंगे वो एक निश्चित दिशा में होगा, तभी उनको, मतलब ये इस दिशा में है तो इस दिशा में जितने भी बल लगेंगे उनको हम जोड़ेंगे, यानी उनकी एक दिशा में होगी, उन बलों को जोड़ेंगे। और जैसे विपरीत दिशा में हो गई तो क्या करेंगे, उसको हम घटाएंगे। यानी इसी दिशा में हमें जितने भी वस्तु पर बल लग रहे हैं तो जितने भी बल है उसको जोड़ेंगे। अगर इसके विपरीत यानी इस ओर अगर हो रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, संतुलित और असंतुलित बल। तो इसमें क्या होगा आपका, आगे देखेंगे जब हम क्या करेंगे, फिर से अब हम इसको क्या करेंगे, धागे ए को क्या करेंगे, कम खिसकाएंगे, ठीक है। धागे को ए को हम हल्का से खिसकाएंगे और धागे बी को क्या करेंगे, अधिक बल से लगाएंगे, खींचेंगे। तो क्या होगा, जो धागा है वो ये गुटका है वो किस ओर अधिक खिंचाएगा, बी की ओर खिंचाएगा। यानी क्या होगा, ये हमने इस पर कम बल लगाया है, इस धागे को कम खींचा है, तो इस और बी वाले इस वाले धागे को पकड़कर अधिक बल से खींचे हैं, तो जो धागा ये गुटका है वो किस ओर सरकेगा, ये बी की ओर सरक जाएगा, यानी इस ओर सरकेगा, यानी बाईं ओर सरक जाएगा। तो ये संतुलित बल होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ पर ये क्या होगा, असंतुलित बल होगा, यानी इस गुटके की स्थिति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो ये क्या कहलाएगा आपका, असंतुलित बल। तो एक बार और देख लीजिए कि नेट बल किसे कहते हैं। नेट बल ज्ञात करने के लिए हम क्या कर रहे थे, जितने भी मतलब एक ही दिशा में जो इन नेट बल ज्ञात करने के लिए हम सभी बलों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं जो एक ही दिशा में है। और विपरीत दिशा को क्या करते हैं, विपरीत दिशा में है तो उसको घटाया जाता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो क्या होगा, गुटके पर लगा हुआ नेट बल आपका क्या होगा, गुटके पर लगा हुआ नेट बल P और Q दोनों ही सदिश योग होगा, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा आपका, संतुलित बल की अवस्था में गुटके पर, संतुलित बल की अवस्था में, यानी ये दोनों ही संतुलित है, तो क्या होगा, संतुलित बल की अवस्था में गुटके पर लगा हुआ बल क्या होगा, बल लगा हुआ नेट बल क्या होगा आपका, नेट बल बराबर क्या होगा, P माइनस Q। क्यों, क्योंकि ये क्या होगा, विपरीत दिशा वाले को घटाएंगे लेकिन समान दिशा वाले को जोड़ेंगे तो ये P माइनस Q हो जाएगा। और यदि दोनों ही बराबर है तो क्या होगा, दोनों ही, चूंकि क्या होगा, P बराबर क्या हो जाएगा आपका, P बराबर Q। तो ये नेट जो बल है वो क्या होगा आपका, नेट बल क्या हो जाएगा, दोनों ही बराबर है तो नेट बल 0 हो जाएगा। उसी प्रकार हमने क्या किया था, अभी और बताई थी कुछ देर पहले कि हम ए को कम बल से खींचेंगे ए धागे को, तो ये और ए धागे को कम बल लगाकर खींचेंगे इसको थोड़ा सा, तो और बी को खींचेंगे बी वाले धागे को, तो ये क्या होगा, ये बाईं ओर खिसक जाएगा। तो इस तरीके से तो वस्तु का ये क्या होगा, असंतुलित बल है, यानी ये गुटके का जो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, यानी ये गुटका इस ओर खिसक जाएगा बाईं ओर। तो इस पर क्या करें, इसको क्या कहेंगे हम, वस्तु पर कार्य करने वाला बल, वस्तु पर कार्य करने वाला बल क्या होगा, वस्तु पर कार्य करने वाला बल बराबर P माइनस Q होगा। यानी ये वस्तु किस पर कार्य कर रहा है, वस्तु पर कार्य करने वाला बल P बराबर माइनस Q, यानी ये P पर भी कार्य कर रहा है और Q पर भी कार्य कर रहा है। हमने इसको A को पहले खिसकाया हल्के से और B को अधिक जोर लगाकर खिसकाया, तो ये जो B की ओर क्या कर रहा है, खिसक जा रहा है, यानी ये असंतुलित बल है, यानी गुटके की स्थिति में परिवर्तन हुआ। इसमें वस्तु में हमको इस धागे से खींचने पर ये गुटका क्या हुआ, बाईं ओर खिसक गया, यानी ये असंतुलित बल है। तो ये दोनों तरफ ही कार्य कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, वस्तु पर कार्य करने वाला बल बराबर P माइनस Q हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका संतुलित और असंतुलित बल हुआ।
अब आगे के वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, गति के तीनों नियम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमने गति चैप्टर में भी गति के नियम पढ़े थे, इसमें भी पढ़ेंगे। इसमें प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।